भारत में न्यायपालिका कैसे काम करती है और किस तरह के फैसले देती है। अमूमन टिप्पणियां बहुत सख्त होती हैं, ओरल ऑब्जर्वेशन बहुत सख्त होता है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होता है, जो फैसला होता है अदालत का, वो बहुत ही कंप्रोमाइज करने वाला दिखाई देता है। खासकर तब जब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ अपने फैसलों का जिक्र करते हैं और जब वो ये बात कहते हैं कि उन्हें इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि लोग उनके रिटायरमेंट के बाद उनके फैसलों को कैसे देखेंगे, उनको कैसे याद करेंगे। तो हर रोज उन्हें याद किया जा रहा है, उनके आधे अधूरे फैसलों को याद किया जा रहा है, उनके उन फैसलों को याद किया जा रहा है जिसपे एक तरफ उन्होंने नजर रखी, दूसरी नजर उन्होंने घुमा कर नहीं देखी। दरअसल जो काम पत्रकारों का होता है वो काम होना बंद हो गया। सरकार या अदालत के फैसलों पर व्यवहारिक टिप्पणियां और उसका ऑब्जर्वेशन वो होना बंद हो गया। जो फैसला आया उसे मान लिया गया। अगर सरकार के खिलाफ या सरकार के किसी गिरोह के खिलाफ है तब तो उस पर खूब आलोचना की गई, लेकिन अगर वही सरकार को सहमत करने वाला फैसला दिखाई देने लगा या सरकार की मनमर्जी या उसकी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ फैसला नजर आने लगा तो उसकी वाहवाही होने लगी। कोई व्याख्या, किसी भी तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा। मामला चाहे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान अनिल मसीह के ऊपर सख्त टिप्पणियां और उसके बाद सजा उसे ना दिया जाना हो, या फिर राम मंदिर का मामला जिसमें चंद्रचूड़ खुद कह चुके हैं कि उन्होंने इस सख्त फैसले को सुनाने के लिए, इस मुश्किल फैसले को सुनाने के लिए आस्था के दरबार में जाना पड़ा था। और फिर फैसला क्या आया ये सभी को मालूम है। ऐसे ही कई फैसले हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर। चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ का जो फैसला है वह आधा अधूरा फैसला माना कि जो सरकार गिराई गई, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, जिस तरह से सरकार गिराई गई वो गलत था, गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, लेकिन सरकार फिर भी बरकरार रखी। यानी आधे अधूरे फैसलों की बहुत फहरिस्त है और शायद डीवाई चंद्रचूड़ इसीलिए याद किए जाएंगे कि उनके फैसले कभी पूरे नहीं हो पाए। अब वो क्या डर था, क्या समझ थी, वो खुद बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके जो इंटरव्यू लगातार आ रहे हैं, कुछ विदेशी मीडिया संस्थान जो उनके इंटरव्यू कर रही हैं, उसमें वो कई मायनों में अपने आप को खुद साबित कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपने फैसले देने की प्रक्रिया में एक तरफा कार्रवाई की। अब ऐसे में एक और कड़ी जुड़ गई इसमें, राजदीप सरदेसाई की। राजदीप सरदेसाई यूं तो वह बहुत मुखर पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन कई जगह वो कंप्रोमाइज की स्थिति में भी नजर आते हैं। हालांकि मोदी सरकार या बीजेपी या गुजरात दंगे, उनकी पत्रकारिता जिस तरह से मुखर रही हो, इसीलिए वो निशाने पर भी रहे। राजदीप सरदेसाई ने एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई के दिए गए फैसलों को याद किया, और जब याद किया तो लोग उनकी इस याद करने की शैली और उनकी इस हिम्मत की दाद दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने अर्नब गोस्वामी को भी याद किया, सीजेआई को भी याद किया और याद किया सिद्दीक कप्पन को भी। राजदीप सरदेसाई ने अर्नब गोस्वामी और सिद्दीक कप्पन का उदाहरण देकर न्याय व्यवस्था पर एक जरूरी सवाल उठाया है। अर्नब गोस्वामी को न्याय जल्दी मिलता है और सिद्दीक कप्पन को 2 साल लग जाते हैं। ये 2 मापदंड है। जब डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि अर्नब से लेकर जुबैर तक लोगों को मैंने जमानत दी, तो वो सिद्दीक कप्पन को भूल जाते हैं। तब उनके डिक्शनरी में सिद्दीक कप्पन का वो एस नहीं आता, अर्नब गोस्वामी का ए जरूर आता है। सिद्दीक कप्पन के साथ हुए अत्याचार पर खुलकर, अर्नब गोस्वामी की जमानत पर खुलकर राजदीप सरदेसाई बोले और उनकी हिम्मत की लोगों ने दाद दी। आज के दौर में इतना बोलना और अदालती भेदभाव पर सवाल उठाना कोई आसान काम नहीं है। राजदीप सरदेसाई ने न्याय व्यवस्था पर जो सवाल उठाए वो सवाल बहुत चिंताजनक है। एक देश, एक संविधान लेकर न्याय 2 तरह के हो जाएं, अमीरों के लिए अलग न्याय हो और गरीबों के लिए अलग, इससे बढ़कर मुसलमानों के लिए अलग न्याय हो और दूसरे वर्ग के लिए अलग न्याय हो, इसके उदाहरण अर्नब गोस्वामी और सिद्दीक कप्पन के तौर पर हम देख सकते हैं। 2 साल लग गए सिद्दीक कप्पन को न्याय मिलने में। सिद्दीक कप्पन का मामला ऐसा मामला है जिस मामले को लेकर लगातार न्यायपालिका, उसके काम करने के ढंग और उसके आधे अधूरे न्याय पर सवाल उठे। अर्नब गोस्वामी को तुरंत जमानत मिल गई। हालांकि इस पूरे मामले पे राजदीप सरदेसाई ने कहा कि हाँ, जो अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर हुई वो गलत हुई, उन्हें न्याय मिलना चाहिए था। उनके लिए अदालत अगर खुल गई, छुट्टी के वक्त भी, वेकेशन बेंच में भी काम हो गया,
तो ये जरूरी था, लेकिन जरूरी ये भी था कि सिद्दीक कप्पन के साथ भी न्याय होता, उनको भी जमानत दी जाती, जबकि वो हाथरस में एक खबर की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे और वो खबर सरकार को विचलित करने वाली थी, वो खबर बाहर आकर सरकार की शीशा लेदर करने वाली थी। इसलिए सिद्दीक कप्पन का नाम सिद्दीक कप्पन था, इसलिए आसान टारगेट हो गए वो, और फिर उनको हथकड़ियों में जकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। राजदीप सरदेसाई ने दोगली न्याय व्यवस्था को चिन्हित किया है। यह बताया है कि किस तरह से मीडिया से लेकर अदालत तक एक तरफा नजरिए से सोचती हैं, दोनों आंखों से एक समान रूप से नहीं देखा जाता। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने जो कहा वो बहुत हिम्मत वाली बात है, क्योंकि आज के दौर में इस तरह से खुलकर कह देना आसान भी नहीं है और हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता।